नमस्कार दोस्तों, मैं कौशल कुमार केडीजीएस सेंटर से आज आपको करंट के एक नए टॉपिक G7 समिट के बारे में बताऊंगा, जो कि अभी हाल ही में ये संपन्न हुआ है और अभी चल ही रहा है। ठीक है, 2 दिन की वार्ता इसमें हो चुकी है, ब्रिटेन में हो रहा है। अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे क्या क्या G7 क्या है, G7 क्या है, 2021 जो समिट हुआ उसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, इसमें भारत की भूमिका क्या है, रोल ऑफ इंडिया। ठीक है, G7 में इंडिया का रोल क्या है और G7 के सामने में क्या क्या चुनौतियां हैं। ठीक है, क्या क्या यहां पर संघर्ष है जिसको फेस करना पड़ रहा है, और ये G7 जो है वो अपना जो लक्ष्य रखा है उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहा है, उसके पीछे रीजन क्या है उसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग समझते हैं कि G7 है क्या। तो G7 देखिए एक 7 विकसित देशों का ग्रुप है, जो 7 डेवलप कंट्री है उसका ग्रुप है, जिसमें 7 डेवलप कंट्री में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम। अगर हम लोग यूके और इंग्लैंड बोलते हैं तो इंग्लैंड में केवल ये आ जाता है, वेल्स का क्षेत्र नहीं रहता है। ठीक है, वेल्स का क्षेत्र नहीं रहता। अगर हम लोग ब्रिटेन बोलते हैं तो ब्रिटेन में क्या आ जाता है, वेल्स का क्षेत्र समाहित हो जाता है। और यूनाइटेड किंगडम अगर बोलते हैं, ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं, इसमें आयरलैंड वाला भी, स्कॉटलैंड वाला भी क्षेत्र शामिल हो जाता है। ठीक है, ये रहा यहां तक की जानकारी। अब इसमें है एक फ्रांस भी है जो डेवलप कंट्री है, इटली है, जर्मनी है और जापान है। देखिए अब G7 का तो स्थापना हुआ था, पहले इसमें G6 कंट्री था। ठीक है, इसमें कनाडा नहीं था। ठीक है, ये G6 मिलकर के क्या किया, पहले इसको स्थापित किया 1975 में। उसके बाद 1976 में 1976 में कनाडा इसमें शामिल होकर के G7 बन गया। बाद में फिर इसमें रूस शामिल हुआ, लेकिन क्रीमिया पे वो क्या किया था, आक्रमण कर दिया। ठीक है, यूक्रेन के नीचे यहां पर देखिए क्रीमिया है। ठीक है, यहां पर क्रीमिया है, यहां पर। तो इस क्रीमिया क्षेत्र में ये क्या किया, हमला कर करके अपना अधिकार में ले लिया, जिसके कारण ये सभी देश उससे खफा होकर के उसको अलग कर दिए G7 समिट से। ठीक है, तो 2014 में वो G7 समिट से G8 से बाहर निकल गया और G7 बन गया। ठीक है, अब देखिए इसका पर्पस क्या क्या रहा है, अभी समझिएगा। G7 समिट का जो अभी अभी हाल ही में संपन्न हुआ है, इसका पर्पस क्या रहा, इसका पर्पस 3 चीज पे ही रहा ज्यादातर फोकस। ठीक है, वैक्सीन पर। ठीक है, दूसरा रहा कि हम लोग अंतरराष्ट्रीय संबंध है और इसमें क्लाइमेट चेंज को कैसे, जलवायु परिवर्तन को कैसे प्रमुखता से उठाएं, इसके बारे में यहां पर चर्चा किया गया। ठीक है, तीसरा अंतरराष्ट्रीय शांति पर और लोकतंत्र की बहाली पर चर्चा किया गया। ठीक है, इसका उद्देश्य यही था। अब इसमें भाग लेने वाले कौन कौन थे, तो देखिए इसमें भाग लेने वाले, इसमें तो एंटोनियो गुटेरस का आप लोग ये तो जानते ही होंगे, यूनाइटेड नेशन के जो हमारे चीफ हैं। ठीक है, यूनाइटेड नेशन के अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरस, ये क्लाइमेट चेंज पर सभी को उस पर एग्री करवा रहे, सबकी सहमति चाह रहे कि क्लाइमेट चेंज को लेकर के आप बेहतर कार्य करिए, कोई दिक्कत। इसमें शामिल होने वाला G7 कंट्री था ही, साथ में इसके साथ कुछ ऐसे कंट्री जो है जो साथ भाग लिए हैं, जैसे इंडिया, साउथ अफ्रीका यहां है, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया। अब इन सभी को इसमें शामिल क्यों किया गया है, तो देखिएगा कुछ दिन पहले, ठीक है, जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट थे तो ये क्या कर दिए थे, अमेरिकी फर्स्ट का पॉलिसी अपनाए थे। अमेरिका प्रथम, मतलब कोई भी चीज होगा हम अपना इंटरेस्ट से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। इसमें क्या हुआ था, अमेरिका के छवि में बहुत धूमिल हुआ था, मतलब उसका जो बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा था अमेरिका का प्रभाव से। क्योंकि देखिएगा अमेरिका क्या किया, अफगानिस्तान से अपना सेना उठा के लेके चला गया। ठीक है, उठा करके ले जाने का बात करने लगा, और ये बहुत सारे जो
अंतरराष्ट्रीय संबंध में विवाद हो रहे थे, उससे अपना किनारा बनाते जा रहा था और चीन अपना वर्चस्व बनाते जा रहा था। उसके बाद ही डोनाल्ड ट्रंप एक काम क्या किए कि इन्होंने कहा कि G11 बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? G11 बनना चाहिए, जिसमें इन्होंने चार देशों के प्रमुख को बोला कि इसको शामिल करना चाहिए, जिससे जो G7 है वो बढ़ेगा और अपना जो लक्ष्य रखा है उस गोल को प्राप्त कर सकेगा। तो उसमें 4 को सजेशन में किसको किसको दिए? तो एक हमारा भारत, ठीक है, एक है आपको आ जाएंगे ये ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया एक हुआ, दूसरा, तीसरा आ जाएगा साउथ कोरिया, और चौथा साउथ अफ्रीका। ये कहते हैं कि 4 जो लोकतांत्रिक देश है वो G7 में शामिल हो जाए तो उससे बेहतर हो जाएगा। अब ये देखिए, अब ये G7 में इन्हीं 4 देशों को शामिल करने का बात क्यों कहा गया है? क्योंकि देखिएगा दिन प्रतिदिन चाइना का जो है दादागिरी बढ़ते जा रहा है, वो जो पारा सो कर रहा है, एकदम मनमर्जी हो गया है। वो क्या किया है, यहाँ पर है साउथ चाइना सी, यहाँ पूरा कब्जा जमा लिया, बोलता है ये हमारे क्षेत्र है। यहाँ पर एक 9 गो डेस लाइन अपना बोलता है कि मेरा इतिहास में यहाँ से 9 डेस लाइन गुजरता था, ये मेरा क्षेत्र, कोई नहीं गुजरेगा जैसे, ठीक है। तो इसको लेकर विवाद है। तब अब देखिए एक एक देश का इंपॉर्टेंस हम समझेंगे कि क्यों क्यों यही इन्हीं चारों देशों को शामिल करने के लिए जी समिट में बोला गया है, ठीक है, G7 में। पहले हम लोग बात करते हैं साउथ कोरिया को। तो देखिए साउथ कोरिया को इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि नॉर्थ कोरिया से सटा हुआ बॉर्डर है, ठीक है, नॉर्थ कोरिया से सटा हुआ है। और देखिए नॉर्थ कोरिया को अगर कंट्रोल करना है और चाइना का, अगर नॉर्थ कोरिया को अगर कंट्रोल करना है तो साउथ कोरिया एक बहुत अच्छा विकल्प है, क्योंकि साउथ कोरिया के बगल में ही जापान है, साउथ कोरिया के बगल में ही जापान है। देखिए यहां देखिए, ये साउथ कोरिया है यहाँ और ये जापान है ना, और यहाँ नॉर्थ कोरिया। बार बार आए दिन धमकी देते रहता है कि जब पाएंगे तब उड़ा देंगे जापान को। तो इससे क्या होगा, जो चाइना इसको सपोर्ट करता है, ठीक है, चाइना एकदम खुल करके नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट करता है, जो वहां का तानाशाह है किम जोंग, इसको एकदम खुल करके सपोर्ट करता है, तो उस पर रोक लगेगा, ठीक है। और दूसरा जो हमेशा ही परमाणु एटॉमिक बम से जो ब्लैकमेल करते रहता, उड़ा देंगे, ये भी अपना सेना को तैयार करेगा। और चाइना को क्या करेगा, आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए क्या करेगा, अगर ये G7 में शामिल होता है, इसको टेक्नोलॉजी, ऐसे भी ये डेवलप कंट्री में गिना जाता है साउथ कोरिया, और टेक्नोलॉजी में डेवलप हो जाएगा और ज्यादा इसको मिलने लगेगा टेक्नोलॉजी। तो जो चीन मैन्युफैक्चरिंग हब का तमगा लिए हुए है, और जो ये है ना साउथ कोरिया सर्विस सेक्टर का बहुत बहुत महारथी है, सर्विस सेक्टर में सबसे ज्यादा महारथी है, ठीक है। अगर बोला जाए जापान के बाद सर्विस सेक्टर में 3 ही कंट्री का नाम आता है सर्विस सेक्टर के लिए सबसे बेहतरीन में, जापान, इंडिया और साउथ कोरिया, ठीक है, 3 बेहतरीन कंट्री में आता है इनका नाम। तो यहां से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा देखिए, अब दूसरा किसको शामिल किया जा रहा है, साउथ अफ्रीका को। अब साउथ अफ्रीका क्यों किया जा रहा है, क्योंकि अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में दिन प्रतिदिन क्या हुआ, चाइना का इसमें इंटरफेयर बढ़ते जा रहा है, ये चाइना का इंटरफेयर बढ़ते जा रहा है। और चाइना का इंटरफेयर बढ़ने के कारण क्या हो रहा है कि यहां पर वो जब पा रहा है तब सत्ता परिवर्तन करवा दे रहा है, अफ्रीकी देश को अपना घर समझ के रखा, जब पा रहा किसी को बाहर निकाल दे रहा है, ठीक है। अभी हाल फिलहाल माली में जो हुआ है सत्ता परिवर्तन, उसमें भी चाइना के इसके पीछे चाइना का होने का आरोप है, ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक। अब उसके बाद देखिए, और यहां से हो जाएगा, अगर यहां पर अगर साउथ अफ्रीका को हम लोग शामिल कर लेते हैं G7 में, तो जो अमेरिका को क्या है, एक ताकतवर दोस्त मिल जाएगा, और वो क्या करेगा, पूरा अफ्रीका को कंट्रोल करना चाहेगा, अफ्रीका पे वो अपना पकड़ बनाएगा, और उसके तरह थ्रू अमेरिका अपना पकड़ बना लेगा, जितना भी विकसित कंट्री वो पकड़ बना लेगा कि नहीं। तो अफ्रीका के इस उद्देश्य से इंडिया को क्यों, तो देखिए इंडिया को क्यों शामिल किया जा रहा है, तो चाइना के बाद अगर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहीं है तो इंडिया का है। हम लोग दूसरा विश्व का सबसे बड़ा देश है जनसंख्या के आधार पे। तो अगर जानते हैं कि अगर कोई भी लेबर और कोई भी मैन्युफैक्चरिंग चाइना का अगर अल्टरनेटिव बन सकता है तो इंडिया ही बन सकता है। दूसरा, इंडिया एटॉमिक पावर भी है, ठीक है, परमाणु शक्ति संपन्न देश है।
अब इससे क्या होगा, जो हिंद महासागर इंडियन ओशन में है, बार बार चाइना का जो दादागिरी है, ये म्यांमार हुआ जो दक्षिण एशिया पे बार बार वो अपना प्रभुत्व जमाना चाहता है। दक्षिण एशिया में जैसे देखिएगा अभी बहुत सारा देश है, यहाँ बांग्लादेश है, यहाँ पर ये अपना प्रभुत्व जमा रहा है। म्यांमार में अभी सत्ता परिवर्तन करवा इसका हाथ है, ठीक है। नेपाल में देखिए एकदम इतना इसके पीछे ढुल गया है ना केपी ओली, लग रहा है कि इसका घर का अपना आदमी है, जब पा रहा तब उसके साथ चल जा रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी के वो लीडर है, ठीक है। तो केपी ओली हो गए। फिर पाकिस्तान तो इसका एकदम गोदिये में बैठल है, वो बिक गया है पूरा। तो दक्षिण एशिया को पूरा कंट्रोल कर रहा है। तो अगर दक्षिण एशिया को पूरा अगर कोई बचा सकता है, अगर कोई अपना चाइना के चंगुल से छुड़ा सकता है, चाइना के कब्जा में जाने से कोई रोक सकता है, तो वो इंडिया एकमात्र है, ठीक है। तो इसलिए इंडिया को शामिल कर दिया, करने का बात कहा गया। अब ऑस्ट्रेलिया को क्यों शामिल करने का बात कहा गया है, तो देखिए ऑस्ट्रेलिया क्या है, हिंद महासागर में स्थित एक देश है। देखिए आपको यहां से दिखेगा, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया है और ये पूरा इंडियन ओशन है, हिंद महासागर है। अगर चाइना को हिंद महासागर में इंडिया के साथ अगर किसी को कोई काउंटर कर सकता है दोनों मिल करके, तो वह है ऑस्ट्रेलिया चाइना को। क्योंकि चाइना दिन प्रतिदिन अपना क्या करता है, युद्धपोत को, सबमरीन को हमेशा भेजते रहता है, और जिससे क्या होता है, असंतुलन बदलता है, असंतुलन बढ़ता है। असंतुलन बढ़ने से मतलब नहीं समझ पा रहे होंगे आप लोग। मतलब अब क्या होगा, छोटा छोटा जो द्वीप है उस पर क्या करेगा, चाइना अपना कब्जा जमाना चाहेगा, और ये सही नहीं रहेगा। क्योंकि देखिएगा यहाँ कोको द्वीप है, ठीक है, म्यांमार के पास, उस कोको आइलैंड को ले लिया है। अब भारत के लिए खतरा है, यहां पर कोको आइलैंड है, यहां पर, ठीक है, यहां अंडमान से नीचे कोको आइलैंड है। अब वहां पर से भारत के लिए खतरा बन गया है, तब इसके लिए भी इसको ऑस्ट्रेलिया को शामिल किया जा रहा है कि अल्टरनेटिव रास्ता इंडिया को भी मिल जाएगा और चाइना को काउंटर कर जाएगा। और ये सभी के पीछे दिमाग बाद में अभी जो हमारे अमेरिका के वर्तमान प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन उन्होंने दिया है। इन्होंने क्या कहा है, अमेरिका इज बैक। इनका क्या पॉलिसी था, अमेरिकी फर्स्ट, और इनका क्या हो गया है, अमेरिका इज बैक, ठीक है, कि अमेरिका फिर से वापस आ गया है। जैसे तुम लोग पहले हम लोग से अमेरिका हर मुद्दा में कूद जाता था, वैसे कूद जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। अब आ गए हम लोग, ये चारों शामिल क्यों हुआ। अब हमारे जो प्रधानमंत्री महोदय थे, इन्होंने इसका संबोधन किया वर्चुअली। सभी देश तो वहां शामिल थे, लेकिन वर्चुअली मोदी जी किए हैं, वहां शामिल नहीं हो पाए, ठीक है। तो उसी में ब्रिटेन क्या कह दिया है, ठीक है, ब्रिटेन कह दिया। अब देखिए ब्रिटेन अफ्रीकी देशों को, G7 है, अफ्रीकी देशों को रिझाने के लिए क्या कर रहा है, मतलब अपने और खींचने के लिए कह दिया कि हम 100 करोड़ वैक्सीन फ्री में देंगे, 100 करोड़ गरीब देशों को वैक्सीन फ्री में देंगे, जिसमें 50 करोड़ अमेरिका खुद बोला अकेले हम देंगे, और 10 करोड़ ब्रिटेन बोला, 60 करोड़ तो ऐसे ही होगी, 60 करोड़ वैक्सीन मुफ्त में देंगे। अब इससे क्या होगा, जितना अफ्रीकी कॉन्टिनेंट का, जितना भी अफ्रीकी कॉन्टिनेंट का देश है वो G7 की ओर अपना झुकाव बनाएगा कि नहीं बनाएगा, जिससे जो चाइना का धीरे धीरे वहां पर अधिकार बढ़ते जा रहा है, आधिपत्य बढ़ते जा रहा है, वो ज्यादा इंटरफेरेंस कर रहा है, जौन मामला पर उसी में घुस जा रहा है, तो उस पर तो कंट्रोल होगा कि नहीं होगा, ठीक है। लेकिन देखिए G7 का अपना भी कुछ कमियां, आज अगर सक्सेसफुल इतना नहीं होने के पीछे इसका रीजन ये जो G7 संगठन है, इसका सक्सेस नहीं होने के पीछे रीजन है कुछ इसकी अपनी ही कमियां। इसकी अपनी कमियां क्या है, सब अपना अपना आर्थिक हित देखते हैं, सभी देश अपना आर्थिक हित देखते हैं। गरीब देशों के लिए, जैसे भारत अगर व्यापार किया, एक एग्जाम्पल के तौर पे भारत कालीन भेजा था अमेरिका में, तो अमेरिका से इसका कालीन को इसलिए भारत को लौटा दिया गया था ना, कहा था कि इसमें चाइल्ड लेबर हुआ, ठीक है, इसके लिए हम इसको नहीं लेंगे। और गरीब देशों पे ये तरह तरह के प्रतिबंध लगाया जाता है, ये आर्थिक हित को लेकर के भी है। दूसरा, जलवायु परिवर्तन पे, अब डोनाल्ड ट्रंप तो आप सुने ही होंगे कि पेरिस समझौता पे साइन भी नहीं किए थे, सबसे बड़ा मुद्दा यही था, ठीक है। तीसरा क्या रीजन है कि यहां पर अपने आप में डिसीजन लेते हैं ना, तो दोनों में अंतर विरोध है। जैसे कुछ देश ईरान का साथ देते हैं, जैसे यूरोपियन यूनियन, अमेरिका द्वारा जो डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अमेरिका पे ईरान पर
प्रतिबंध लगा दिया गया था, तो यूरोपियन यूनियन का कंट्री कह दिया था ये गलत किया है डोनाल्ड ट्रंप, एक तरफा सोच लिया है ना। 2017-18 में ये जो ईरान पे प्रतिबंध लगा तो बोल दिया ये अपना सोचा है, ये भी G7 का कमियां है। तो इन्हीं सभी चुनौतियों को अगर कम कर देता है तो G7 एक सफल संगठन होगा और जो बढ़ते हुए चीन की दादागिरी है उसको कंट्रोल करने का प्रयास करेगा। ठीक है, आपको कैसा वीडियो लगा इसका फीडबैक जरूर दें। ठीक है, नमस्कार।